हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। स्वागत है आप सभी का आईएफएस मैथ्स के यूट्यूब चैनल पे। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं बहुत ही खास मेहमान जिनका नाम है नरेंद्र, और उन्होंने इस बार मैथमेटिक्स में जेआरएफ क्रैक किया है एक बढ़िया सी रैंक के साथ। तो नरेंद्र, बताएं अपने बारे में हमारे ऑडियंस को। हेलो, आई एम गिहानी नरेंद्र। मैंने ये तीसरा अटेम्प्ट दिया था सीएसआईआर नेट का। मैं पहले 2 अटेम्प्ट्स में फेल हो चुका था। ओके। मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था जून 23 के एग्जाम में। तभी मेरी प्रिपरेशन इतनी थी नहीं। मैंने मेरे मास्टर्स के दौरान जो भी पढ़ाई की थी उसके अकॉर्डिंग मैंने पेपर दे दिया था और मेरे आए थे 45 मार्क्स। तभी मेरा दोनों ही क्लियर नहीं हुआ था। उसके बाद मैंने फिर से अप्लाई किया दिसंबर 23 में। तो उस टाइम मैंने जो जो टॉपिक्स रह गए थे उनको फिर से रिगेन किया और फिर से दिया। पर वहीं भी कहीं कहीं रह गया, क्योंकि कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो बहुत डिफिकल्ट थे मेरे लिए, तो मैंने उनको अभी के लिए साइड में रख दिया। इसलिए उस टाइम भी मेरा नहीं हुआ। उस टाइम मेरे मार्क्स थे 79 मार्क्स। ओके। उसके बाद मुझे थर्ड अटेम्प्ट में पता चल गया कि क्या क्या गलतियां हो रही है और क्या क्या गलतियां अब नहीं करनी है। तो मेजरली मार्क्स जो कवर्स होते हैं वो होते हैं रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा से, करेक्ट। तो जो भी मार्क्स वहीं से कवर होते हैं और आता है हमारा पार्ट ए। पार्ट ए होता है गेम चेंजर। आपका पार्ट ए अच्छा होगा, आपका रियल एनालिसिस अच्छा होगा, आपका लीनियर अलजेब्रा अच्छा होगा, 100% श्योरिटी है कि आपका सीआरएफ क्वालिफाई हो जाए। बहुत मैंने भी बढ़िया। इस तरीके से ही तैयारी किया था। मैंने मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ा था, प्योर मैथमेटिक्स ही पढ़ा था प्योरली। अप्लाइड में जो भी मुझे मास्टर सिलेबस पे पता था वही मैं उनको रिवाइज करके गया था। उसमें ज़्यादा मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी। और मैंने पार्ट ए की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी 1 मंथ पहले ही। तो मेरे पार्ट ए अच्छे स्कोर की वजह से और प्योर के वजह से मेरा मिलाकर स्कोर हो गया 96। और ओके। कैटेगरी रिजर्वेशन की वजह से सीआरएफ भी क्वालिफाई हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने एक बड़े खूबसूरत तरीके से अपने इस जर्नी को बताने की कोशिश करी है। बट फिर भी हमारे कुछ और सवाल रहेंगे जो कि आपके जूनियर्स के लिए हेल्पफुल रहेंगे, मैं वो पूछूंगा आपसे। जैसे कि सबसे पहली बार आप कब मोटिवेटेड हुए थे नेट के एग्जाम को लेकर, फर्स्ट टाइम कि मुझे नेट देना है ऐसा? हाँ, फर्स्ट टाइम हम फर्स्ट ईयर मास्टर्स में थे। ओके। मैं एक ऐसी जगह से आता हूँ जहाँ नीट क्या होती है, जाम क्या होती है, इनके बारे में कोई चर्चा नहीं करता। एक मैं बार बताएंगे पालनपुर से कहाँ से बिलोंग करते हैं और किस कॉलेज से था आपका? पालनपुर गुजरात से हूँ मैं। ओके। मैंने यहीं से मेरा ग्रेजुएशन किया था। उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैंने बड़ौदा में अप्लाई किया और वहाँ पे मैंने बड़ौदा में जब गया तभी मुझे पता चला ऐसा कंपटीशन होता है। इस तरीके से पीएचडी के लिए अप्लाई करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशंस होती हैं, ये होता है वगैरह वगैरह, स्टडी मटेरियल्स, वहाँ से पता चला सारी चीज़ें। ओके। और उसके बाद फर्स्ट ईयर में चीजें पहले से ही पता थी, कैसे प्रिपरेशन करनी, क्या करना, कोई आइडिया नहीं था। और फिर सीनियर से पूछा कि भाई किससे प्रिपरेशन करते हो आप, कहाँ से पढ़ते हो, कैसे जाते हो। तो फिर उन्हें हम फॉलो किया और उनके बाद जब उन्हें हमने फॉलो किया तो उन्हें पता चला कि वो भी मतलब यूट्यूब से ही पढ़ा करते थे, या फिर ऐसे ही आपकी एकेडमी से आईफल्स में से, या फिर मैथमेटिकल पाठशाला से, या दीप्स एकेडमी के लेक्चर, या कोई भी चैनल जो मैथमेटिकल कंटेंट प्रोवाइड करती है वहीं से पढ़ा करते थे वो लोग। तो मैंने भी वही स्टार्ट कर दिया। मैंने भी सेल्फ स्टडी किया और यूट्यूब से पढ़ा। मैंने किया कि पहले मैं अपने दम पे कोशिश करूंगा, अगर नहीं होता है तो फिर मैं कहीं का सब्सक्रिप्शन ले लूंगा या कहीं अच्छे कंटेंट पढ़ूंगा, क्योंकि आपको गाइडेंस की जरूरत रहती है। कहीं ना कहीं एक स्टेज पे आपको गाइडेंस की जरूरत रहती है। बहुत उसके बढ़िया। बाद मैंने सीनियर से नोट्स लिए और उन्होंने जो नोट्स पहले से बनाए हुए थे, उन्होंने उनके पास अच्छा स्टडी मटेरियल था। उनके पास प्रीवाईक्यू का सेट था। वहीं से मैंने फिर प्रिपरेशन स्टार्ट की। पर तब भी मेरा नहीं हुआ। मैंने जैसे किया था, मेरा 2 बार नहीं हुआ। तो मैंने मेरी गलतियों को एनालाइज किया कि उस टाइम में मुझसे क्या क्या गलतियां हुई थी। तो एक मैं बात ऐड करना चाहूंगा, अगर आपको क्वालिफाई होना है तो आपको मस्ट भी सब्जेक्ट ज्यादा ही करने पड़ेंगे।
ऐसा नहीं है कि भाई 2 या 3 सब्जेक्ट करोगे और उसमें एक्सपर्टी भी होगी आपकी, तो चांसेस है कि आप क्वालिफाई करो या नहीं। इट डिपेंड ऑन सब्जेक्ट, लाइक रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा जाते हो और आपका अच्छा भी है, पर पेपर सेटर का माइंडसेट कैसा है वो भी जानना जरूरी होता है, राइट। वो भी मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन सेट करता है, आपका टाइम वेस्ट करने की कोशिश करता है, तो क्यों ना हम अपना एरिया ब्रॉड कर लें, हम 2 की जगह 5 सब्जेक्ट रखें और पार्ट ए भी शामिल करें, इक्वली कंट्रीब्यूशन दें। इतना ही नहीं, स्ट्रेटेजी भी बनाए। इस बार का जो खेल था, आई थिंक स्ट्रेटेजी का ही खेल था पूरा। सबको पता है पार्ट ए और पार्ट सी इजी था, पार्ट बी डिफिकल्ट आया था, तो आपके पार्ट ए और पार्ट सी से इतने मार्क्स तो एटलीस्ट कवर हो सकते हैं कि पार्ट बी से इजी क्वेश्चन निकाले और कट ऑफ क्लियर कर जाएं। बस बच्चे पढ़ते पार्ट बी में नेगेटिव मार्किंग होती है वहां पे, तो उनका वहां पे नेगेटिव हुआ। और मेरे कई फ्रेंड्स थे, कलीग्स थे, जिनका पहले अच्छा हुआ था जुलाई में, और उसके बाद उनका इस टाइम नहीं हुआ अच्छा। वही रीजन था। मैंने भी यही एनालाइज किया, मैंने ये गलती नहीं की, मैंने पूरा पेपर 3 बार देखा। पहले इजी क्वेश्चन रब कर लिए ए बी सी में से, फिर मैंने 1 घंटे के बाद, मेरे पास 2 घंटे थे, तो 2 घंटों में मैंने पूरा 1 घंटा दिया पार्ट सी को। उससे मेरे 7 से 8 क्वेश्चन सही हुए। उसके बाद मेरे पास सिर्फ 1 घंटा था और पार्ट बी रह गया था, और पार्ट बी आया भी टफ था इस बार। तो वहां से जितने क्वेश्चन हो सके उतने मैंने 45 मिनट्स में किए, और लास्ट 15 मिनट्स रह गई थी, तो फिर मेरे क्वेश्चन बहुत कम हुए थे। मैंने जो टारगेट किया था वो नहीं अचीव हो रहा था उस टाइम, तो मैंने फिर 15 मिनट में अपने आप को शांत किया और मैंने बोला कि कहाँ से मैक्सिमम मार्क्स आ सकते हैं। मैंने बोला इस टाइम पार्ट ए इजी लग रहा है, पहले उस पर फोकस करो, तो 5 से 7 मिनट वहां दिए। फिर पार्ट सी में गया, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जो मेरे सामने आए ही नहीं थे। अच्छा, ओके। आप तो वो जो क्वेश्चन थे वो थ्योरी बेस्ड थे, प्योर आपको अगर रिजल्ट पता है तो वो क्वेश्चन हो जाते थे, ऐसे क्वेश्चन थे। तो मैंने ऐसे करके 11 क्वेश्चन कंप्लीट किए पार्ट सी में। अभी भी मेरे 9 क्वेश्चन तो ऐसे ही पेंडिंग थे। लास्ट के 1 मिनट में मैंने वो 9 क्वेश्चन में सारे में कोई भी 2 ऑप्शन सेम पैटर्न में कर दिए, जैसे कि एसी कर दिए, और लकीली मेरे 2 क्वेश्चन वहीं से करेक्ट हुए। तो ये स्ट्रेटेजी लास्ट में काम आई। तो ये लक कहो या कुछ भी कहो, आपके हार्डवर्क के साथ वो आ ही जाता है अल्टीमेटली। जब आपकी मेहनत होती है तभी वो लक फैक्टर भी मैटर करता है, अदरवाइज तो सिर्फ उसी से रिजल्ट तो नहीं लाया जा सकता है ना। हाँ जी। अभी आपने बातचीत के दौरान कहा कि मेरे कुछ फ्रेंड्स और कलीग्स, तो मतलब आप कहीं जॉब भी करते थे क्या? नहीं, मैं जॉब एक जगह पे मैंने किया हुआ है। जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तब मैंने 2 मंथ एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर और क्वेश्चन मेकर ऐसे किया हुआ है जॉब। कंटेंट राइटर के तौर पे बेसिकली, है ना? मैथमेटिकल पाठशाला करके यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे वो लोग उनके कोर्स और टेस्ट सीरीज वो सब प्रोवाइड करते हैं। तो उन्होंने इंटरव्यू कंडक्ट किया था और उसमें मैंने एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर की पोस्ट सिलेक्ट की थी, और वहां मैंने 2 महीने प्रॉब्लम्स बनाए हैं, और कई सारे प्रॉब्लम्स बनाए, एटमोस्ट 100+ प्रॉब्लम बनाए, रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा एज वेल एज मॉडल अलजेब्रा में। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है। और तैयारी जब आप कर रहे थे तो एक तो चलो प्रिपरेटरी फेज होता है, इस बार जैसे आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया तो हम इसी फेज की बात करते हैं कि एग्ज़ाम के जब लास्ट में 1 या 2 वीक बचे हुए होते हैं तो उस समय आमतौर पे स्टूडेंट थोड़ा सा एंजाइटी में आते हैं, थोड़ा होपलेस होते हैं कि लाइक सिलेबस बहुत छोटा तो नहीं है, बहुत बड़ा है ऐसा नहीं कहेंगे लेकिन बहुत छोटा भी नहीं है, तो लाइक उन्हें रहता है कि इतने कम समय में कैसे इन सारी चीज़ों को रिवाइज करें। कभी कभी उन्हें लगता है कि लाइक हम तो ब्लैंक हो गए, कुछ याद ही नहीं है ऐसा। मतलब लास्ट के 1-2 सप्ताह को कैसे मैनेज किया आपने, ये अपने जूनियर्स को बताइए। पहले तो अपने पे विश्वास रखना, बहुत ऐसे बोल सकते हैं ना कि लास्ट टाइम में अगर घोड़ा दौड़ा नहीं तो क्या दौड़ा घोड़ा, राइट। तो पहले अपने पे विश्वास रखना बहुत जरूरी होता है। बिलीव करना है कि मैंने जो भी किया है, जो भी प्रिपरेशन की है, मुझे आता है, मैं मेरा बेस्ट दूंगा वहां पे, मैं नेगेटिव थॉट्स को नहीं लाऊंगा। ऐसे 2-3 बार मन में बोल ही देना है, एग्जामिनेशन के आधे घंटे पहले ऐसे बोल देना है। और 1-2 दिन पहले तो बहुत रिलैक्स रहना है आपको, क्योंकि आपने पहले से प्रिपरेशन किया हुआ है, आपको पता है, आपको चीजें आती है, आपको
प्रेशर की वजह से, टेंशन की वजह से, एंजाइटी की वजह से वो चीजें गलत नहीं करनी है वहां पे। आपको बहुत रिलैक्स रहना है, जितना रिलैक्स रहोगे उतना फोकस परसेंटेज ज्यादा होगा, राइट? उतने ही आप पे चांसेस है कि आप क्वालिफिकेशन की तरफ जाओगे, राइट? इवन आप जितना अटेम्प्ट कर सकते थे उससे एक दो क्वेश्चन ज्यादा ही करके आओगे, है ना? अगर करेक्ट, पर टारगेट भी आप वही रखो। अगर आपका कट ऑफ लास्ट टाइम का ले रहा है सपोज 120 है, तो आप टारगेट 10-15 चलो, ज्यादा कोई नहीं, आप 200 मार्क्स का भी ले लो, पर रियलिटी भी में भी आओ कि कैसे पेपर्स होता है, कैसे तैयारी की है आपने, उसके अकॉर्डिंग आपका टारगेट सेट करो और एटलीस्ट कट ऑफ से 10-15 मार्क्स ज्यादा ही करो, ताकि कुछ भी वहां पे प्रॉब्लम हो तो आप एटलीस्ट कट ऑफ क्लियर कर पाओ और फिर अपना परफॉर्मेंस रिफॉर्म कर पाओ। जरूरी है परफॉर्मेंस करना, रिफॉर्म करना, उस तैयारी को अप्रिशिएट करना वहां पे जरूरी है। हाँ, बस रिलैक्स रहना है और इतना टेंशन नहीं लेना है। कोई आप यूपीएससी के एग्जाम नहीं दे रहे हो, या कोई आप सिविल सर्विस के एग्जाम नहीं दे रहे हो, आप अपनी तैयारी जो की है उनको एनालाइज कर रहे हो वहां पे, उनको वहां पे परफॉर्म कर रहे हो। इसीलिए बी पेशेंट एंड बी क्लियरली फोकस्ड रहिए वहां पे। आपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाए थे क्या? यस, हाँ, मैंने बनाए थे। मैंने पूरा कंटेंट में जब रिवाइज करता था, मैं एक टॉपिक पकड़ता था, जैसे कि मैंने लिया लीनियर अलजेब्रा, उसमें लिया मैंने मैट्रिसेस एंड प्रॉपर्टीज, मैंने पूरा टॉपिक स्टडी किया। उस टॉपिक से मुझे जो कंक्लूजन्स आए हैं कि भाई ये मैट्रिक्स ऐसा होता है, ये मैट्रिक्स ऐसा होता है, ये मैट्रिक्स ऐसा होता है, उसको लिस्ट बना दिया एज अ स्टेटमेंट और एज अ फॉर्मूलाज, एक लिस्ट बना दिया, राइट? कंप्लीट अगर मेरा जैसा टॉपिक कंप्लीट होता है तो मैं उसको रिकॉल करता हूँ, तो तब मुझे समरी हो जाती है कि भाई ये चीजें इसमें हैं, राइट? और उसके बाद मैं डायरेक्ट स्विच कर जाता हूँ पीवाईक्यूज में। ठीक है, उसमें कुछ पीवाईक्यू सॉल्व होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। मैं देखता हूँ कि क्या नहीं हो रहा है, कौन सा कंसेप्ट लग रहा है या कौन सा कंसेप्ट मैं नहीं सोच पा रहा हूँ, या ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मुझे नहीं खत्म करना है। ये भी आप जानना बहुत जरूरी है कि कौन से क्वेश्चन नहीं करने हैं आपको वहां पे। तो इसी तरीके से मैंने किया था, कंटिन्यूअसली मेरा था, मैं हर दिन एटलीस्ट 1 आवर देता था, एटलीस्ट। ऐसा कोई दिन नहीं किया होगा जब मैंने पढ़ाई नहीं की हो। मैं दिन में 2 या 3 घंटे तो पढ़ता ही था एटलीस्ट, पर एटलीस्ट 1 आवर तो देना ही होता है। ज्यादा प्रेशर नहीं लेना, 1 आवर कोई ज्यादा समय नहीं है। आप सोच सकते हो मैंने 6 महीने से ज्यादा समय दे दिया। मेरा तीसरा अटेम्प्ट था, तब मुझे चीजें थोड़ी थोड़ी क्लियर होनी शुरू हो गई थी। कोई और बात, कोई और सवाल जो मैंने आपसे ना पूछा हो लेकिन आप अपने जूनियर्स को बताना चाहें? आप रैंक के पीछे मत भागिए, मैं पहले एक बात कहना चाहता हूँ। आप एक्सेलेंस के पीछे भागिए, राइट? आप जो भी पढ़ रहे हो, जो भी कर रहे हो, उसमें एक्सेलेंस लाइए, राइट? और आपको अगर ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू देखना है, एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो पहले भी मैंने कहा था आपका एरिया ब्रॉड कर लीजिए बस, राइट? और कंटिन्यूअसली उसके साथ प्रिपरेशन स्टार्ट रखिए। अगर आपको वहां से इजी क्वेश्चन भी कलेक्ट कर रहे हो तो आप देख रहे हो कि आपका कट ऑफ हो रहा है क्लियर, तो फिर क्यों टेंशन लेना है आपको, राइट? और देखिए, बच्चे सीरियस नहीं है अभी भी। अराउंड जो परसेंटेज मिलता है 7 to 8% क्वालिफाई होते हैं ओनली पीएचडी कैंडिडेट्स में, राइट? ओवरऑल देखा जाए तो बाकी के 90% स्टूडेंट्स जो इतने फोकस नहीं है वहां पे, सीरियस नहीं है, जो पहले ही एग्जाम दे रहे हैं, राइट? तो इतना कंपटीशन नहीं है वहां पे। आपको रिलैक्स रह के अपना 100% वहां पे देना है। ओके 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 ओके, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नरेंद्र, तो नरेंद्र अभी जुड़े हैं हमारे साथ और इन्होंने जो जूनियर्स हैं उनके लिए बहुत सारी अच्छी बातें बताई हैं जिन्हें कि वो फॉलो करें। इसमें से कि कुछ मेन चीज़ें ये हैं कि पहली बात तो कि कंपटीशन है बट बहुत टफ नहीं है, तो उसके लिए बहुत तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी जो बहुत ज़रूरी बात इन्होंने बताई कि सिलेबस में आप चूजी ज़रूर बनिए। आप ऐसा कर सकते हैं कि हाँ, कुछ एक टॉपिक पे जैसे कि रियल है, लीनियर है, इस पे आपने बहुत ज़्यादा काम किया, इट इज़ ओके, बट टॉपिक छोड़ मत दीजिए। आप अपना डोमेन ज़रूर बड़ा रखिए, आप मैक्सिमम टॉपिक्स कवर करिए। उससे क्या होगा कि जिन कुछ सब्जेक्ट पे आपने बहुत डीपली जाकर काम किया है उसमें ऑब्वियसली आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। एंड ऑन एवरेज बाकी सारे सब्जेक्ट के अगर आपने इजी वाले भी छांट के क्वेश्चन
क्वेश्चंस अगर एग्जाम में कर लेते हैं तो आप बड़े आसानी से कट ऑफ पार करेंगे। और रैंक के पीछे नहीं भागना है आपको, है ना, एक्सेलेंस पे ध्यान देना है कि जो सीखा वो कितना बढ़िया सीखा, है ना। और फिर नेट का एग्जाम भी कहीं ना कहीं ऐसा ही है, देखो हर एग्जाम का अपना एक मोटो होता है। नेट के एग्जाम का मोटो आप कितना रट पाते हो ये जानना है ही नहीं, आप कितने अच्छे तरीकों से चीज़ों को एनालाइज करते हो, जो आपने सीखा है वो चीज़ें कितनी अच्छे तरीके से वेल कनेक्टेड है, यही जानने का ये एग्ज़ाम है। और आपने बिल्कुल सही एनालाइज किया है एग्ज़ाम को। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए, और आने वाले टाइम के लिए, आपके फ्यूचर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी और IFS की पूरी टीम की तरफ से। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग नरेंद्र। थैंक यू। थैंक यू टीम। थैंक यू टीम।